नमस्कार। इसके पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हुई वो महत्वपूर्ण बिंदु थे व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन, मूल्यपरक शिक्षा क्या है। फिर हमने बड़े गंभीरता से चर्चा किया प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन को, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एज द प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन, यानी कि मूल्यपरक शिक्षा की प्रक्रिया के रूप में सेल्फ एक्सप्लोरेशन का क्या इम्पोर्टेंस है और सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, कैसे हम अपने आप पे अटेंशन पे करते हैं और अपने भीतर चलने वाली सहज स्वीकृति जो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस नाम का तत्व है, कैसे उसकी शिनाख्त करते हैं, कैसे उसको पहचानते हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस हमारा जो एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, जो एक इनेट आइडिया है, जो एक जन्मजात विचार है, उसको समझ पाते हैं। एक ऐसा तरीका जीने का जिसको प्रकृति ने डेवलप किया है, जो एक ऐसा पैरामीटर है जो इस बात को निर्धारित करता है कि क्या संगीत पूर्ण है, क्या हारमोनियस है और क्या हारमोनियस नहीं है। और इसी सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया के माध्यम से हमने आगे बढ़ते हुए हमने जानने की कोशिश की एक मनुष्य के बारे में कि मनुष्य क्या है, ह्यूमन वैल्यू क्या है। तो समझ में आया कि जो मानव मूल्य है वह मानव मूल्य किसी व्यक्ति का किसी व्यवस्था में भागीदारी है कि वो कितनी महत्वपूर्ण भागीदारी कर रहा है। किसी व्यवस्था में स्वयं वो अपने शरीर के साथ कितने जिम्मेदारी पूर्वक जीता है, वह जिस प्राइमरी समूह परिवार में रहता है, परिवार में उसकी भागीदारी कैसी है, हारमोनियस है कि नहीं, व्यवस्थापूर्ण भागीदारी है कि नहीं, जैसी आवश्यकता है संबंधों में उस तरीके से हम भागीदारी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कितनी कर पा रहे हैं, समाज में हमारी भागीदारी कैसी है, जो वेरियस लेवल्स हैं हमारे अस्तित्व के, चाहे हमारा स्वयं का अस्तित्व हो, हमारे परिवार का, हमारे समाज, प्रकृति और पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो इसमें हमने कितना अपने इच्छाओं को, अपने डिजायर्स को नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर साधा है, किस तरीके से भागीदारी हम कर रहे हैं, और ये भागीदारी ही तय करती है हमारे मूल्य को। एक मनुष्य के रूप में हमारा मूल्य क्या है। तो ऐसे मूल्यों की तलाश हम करने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, जो व्यवस्थापूर्ण भागीदारी के माध्यम से संपूर्ण अस्तित्व में एक संगीतमय व्यवस्था बनाए रखते हैं, जिसमें यह इंश्योर हो पाता है कि जो कुछ भी है यहाँ पे वह सुखपूर्वक, समृद्धिपूर्वक, जो भी व्यक्ति है वो सुखपूर्वक, समृद्धिपूर्वक जीवन का निर्वाह कर पाए। ऐसा प्रयास किया जाता है। इस प्रयास के क्रम में हमने जब बातचीत की, जब चर्चा किया मनुष्य के अस्तित्व के बारे में, तो हमने जाना कि मनुष्य का अस्तित्व, मनुष्य कोई एक देह नहीं है, अभी तो मनुष्य एक आत्मा और एक शरीर, इन दोनों के सह अस्तित्व से बना है। तो एक बड़ी चीज़ जो हमको पता चलती है दैट इज को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। और ये पता चला दोनों की गतिविधियों के बारे में हमने जाना कि किस तरीके से आत्मा के भीतर नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग की प्रक्रिया, जानने, मानने, पहचानने और जो कुछ भी हमने जाना पहचाना है उसको पूर्ण करने की जिम्मेदारी सेल्फ की होती है। और जब हमने शरीर के, और ये भी देखा कि सेल्फ एक चैतन्य इकाई है, एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, अस्तित्व है, अमूर्त है, वो कंटिन्यूअस उसका अस्तित्व बना हुआ है। शरीर की भी हमने पड़ताल की, उसकी ज़रूरतों को भी समझा, तो हमने जाना कि शरीर स्वयं भौतिक है, दिखाई देता है, इसकी आवश्यकताएं भी भौतिक हैं, फिजियोकेमिकल नीड्स हैं, और किस तरीके से शरीर अपनी ज़रूरतों को खुद पहचानता है। और लेकिन ये जिम्मेदारी सेल्फ की होती है कि सेल्फ जब इंडिकेटर देता है, बॉडी जब इंडिकेटर देती है सेल्फ को कि उसको भूख लगी है, तो सेल्फ जिम्मेदारी पूर्वक इस शरीर का पोषण करे, इस शरीर की सुरक्षा करे, इस शरीर का सदुपयोग करे। ऐसा तो शरीर की ज़रूरतों और शरीर की क्रियाओं को भी हमने समझा। फिर हमने ये जाना कि किस तरीके से बॉडी को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और शरीर का इतना ही महत्व है। हम शरीर नहीं हैं, बल्कि हम शरीर का सदुपयोग करते हैं। इस शरीर में हम रहते हैं, हम शरीर का उपयोग करते हैं, और हम जहाँ रहते हैं हमारी जिम्मेदारी होती है कि जहाँ भी हम रहें वहाँ व्यवस्था बनी रहे। तो अगर हम इस शरीर में रहते हैं तो इस शरीर की व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से इस शरीर को जो स्वीकार है
उन चीज़ों की हम पूर्ति करें। जो कुछ भी इस शरीर को सहायता से स्वीकार है, और जाहिर सी बात है कि ये शरीर लोहे से बना है, चीनी से बना है, कैल्शियम से बना है, फास्फोरस से बना है, मैग्नीशियम से बना है, आयोडीन से बना है, यूरिया से बना है, बहुत सारी चीज़ों से बना है। और ये चीज़ें हमको कहाँ मिलती हैं? प्रोटीन्स, विटामिन्स, इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, तमाम ये सब चीज़ें हैं, इनको हम शरीर में लेते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो कुछ भी जिन चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है, उन चीज़ों को शरीर को हम उपलब्ध कराते हैं, उनकी उपलब्धि को हम इंश्योर करते हैं। तो देखिए, यहाँ भी प्रयास हमारा यही है, हमारी ये कोशिश है कि हम तमाम चीज़ों को, अपने शरीर को सहजता के साथ प्रोवाइड करें, किसी दबाव में, किसी लालच में, किसी के प्रभाव में आकर के हम शरीर को कूड़ेदान न बनाएं। हम बजाय बाहरी शक्तियों से संचालित होकर अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो एक्स्ट्रानियस फैक्टर है कि बाहर का लालच ले लिया, बाहर के स्टिमुलस से उद्दीप्त हो गए और शरीर का पोषण होना शुरू कर दिया। तो ये सब करने की बजाय हमारे खुद भीतर एक इंस्टीट्यूटेड एंटिटी है, वो है हमारा सहज स्वीकृति। तो जो सहायता से स्वीकार है शरीर के पोषण के अर्थ में, जिसकी डिटेल में पहले की वीडियोस में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। सो आई एम नॉट गोइंग हियर टू टॉक ऑन दैट वेरी पॉइंट कॉम्प्रिहेंसिवली। आई एम जस्ट ट्राइंग टू mention you so that I can connect you in coming lecture. इसके बाद हमने जब सेल्फ को भी थोड़ा एक्सप्लोर किया तो हमने जाना कि इस तरीके से सेल्फ में इच्छा, विचार, आशा, ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये कैपेसिटीज़ हैं, पावर्स हैं हमारे भीतर। इच्छा करने की शक्ति हमारी नैसर्गिक है, विचार करने की शक्ति हमारी नैसर्गिक है, आशा करने की उम्मीद हमारी नैसर्गिक है। हमने जाना कि किस प्रकार इच्छा की शक्ति से हम वर्तमान अपनी इच्छाओं की चित्र बनाते रहते हैं, इमेज बनाते रहते हैं। और यथार्थ यही है कि जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, ये चित्रों में ही चीज़ों को समझता है। जैसे अगर मैं कहूँ दो, तो तुरंत दो का चित्र आपके मस्तिष्क में बन जाएगा। मैं कहूँ कार, तो कार का चित्र आपके मस्तिष्क में बन जाएगा। तो मस्तिष्क इसी तरीके से सोचता है, चित्रों में सोचता है। फिर उसी इमेज को लेके हम अपने विचार में चलाते रहते हैं और विचार की ताकत से विश्लेषण करते हैं। कार कैसी होनी चाहिए, कितनी सीट होनी चाहिए, कितना एवरेज देना चाहिए, दिखना कैसे चाहिए, तमाम अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम कार का विश्लेषण करते रहते हैं। और फिर हम कार को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारी कुछ आशाएं होती हैं, टेस्ट करने की आशाएं होती हैं। जिस तरीके का आनंद, जिस तरीके का अनुभव, जिस तरीके का उपयोग करना चाहते हैं, जैसी आशा है वैसा हम सिलेक्शन करते हैं और टेस्टिंग करते हैं। तो ये आत्म में ये प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं, हमारे आत्म में ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद जब हम ये प्रोसेस चलाते हैं तो अब हमने बताया था कि विचार शक्ति के तीन स्रोत हैं। एक तो हमारी प्री कंडीशनिंग है, दूसरा सेंसेशन, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जिनके माध्यम से हमको सूचनाएं मिलती हैं, ज्ञान मिलता है, हमारी इच्छाओं को जन्म देती है हमारी सेंसेस। और तीसरा हमारी सहस्विकृति। तो हमको ये देखना है कि जो भी प्री कंडीशनिंग किया गया हमारे सांस्कृतिक तत्वों के माध्यम से, कल्चरल एलिमेंट्स के माध्यम से, सोशलाइजेशन के माध्यम से, सामाजिक संगतियों में जो कुछ भी हमने जाना है, सीखा है और उसके हिसाब से जो हमने लक्ष्य तय किया है, तमाम जानने, सीखने, लक्ष्य, परंपराएं, सांस्कृतिक तत्वों, पर्व या जो कुछ भी है, उसकी सहज स्वीकृति है कि नहीं। इसका मैंने पिछले वीडियो में उदाहरण दिया था कि कई बार जो लोग दैवीय सिद्धांतों को मानते हैं और दैवीय सिद्धांतों के में जो कुछ भी कहा गया उसी के हिसाब से अपने आचरण को सेट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग, ऐसे ही में एक प्रथाएं हैं, प्रथाएं भी हमारे व्यवहार को संचालित करती हैं। तो प्रथा है बलि की प्रथा। तो आप क्या करते हैं? आप बलि दे के अपनी मनोकामना के लिए दूसरे की जान ले लेते हैं, हत्या कर देते हैं किसी जीव की। बच्चे की बलि दे देंगे, सुअर की बलि दे देंगे, गाय की बलि दे देंगे, भैंसे की बलि दे देंगे, मुर्गे की बलि दे देंगे, अंडे की बलि दे देंगे। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम बलि दे देते हैं, बलि की प्रथा। अब आप जब इसको सहज स्वीकृति आपने एक्सप्लोर करके देखा कि हिंसा की सहज स्वीकृति नहीं है, देयर इज नो नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस। और जब हिंसा की सहज स्वीकृति नहीं है तो आप ये काम करने से आपको कभी भी व्यवस्था प्राप्त नहीं होगी।
कभी भी आप व्यवस्था में नहीं जी पाएंगे, क्योंकि इसका नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है, इसकी सहज स्वीकृति नहीं है। तो ऐसे ही हमारी तमाम प्रथाएं परंपराएं हैं जिनको अगर हम सहजता से जीना चाहते हैं, आराम से जीना चाहते हैं, हार्मनी एट वेरियस लेवल इन आवर लाइफ, इन दैट केस we require to diagnose the natural acceptance of our tradition, our culture, our pratha, customs, folk ways, मरीज, जनरीतियाँ, लोक परंपराएं, लोक गाथाएं, जो भी सहगाज है, जहाँ से कुछ सीखा है या जो भी हमारे धार्मिक प्रवचन में, धार्मिक पवित्र ग्रंथों में कहा गया है, पवित्र लोगों ने कहा है, तो उनकी सहज स्वीकृति को चेक करना होगा। क्योंकि अगर सहज स्वीकृति नहीं हुई तो समझिए आपका व्यवहार प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, और अगर आपका व्यवहार प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है तो स्वयं, परिवार, समाज और प्रकृति के स्तर पे आप कभी सुख की निरंतरता प्राप्त नहीं कर सकते। दुख होना तय, मस्तिष्क में पीड़ा होना, वेदना होना, संशय होना, स्ट्रेस, प्रेशर, ये सब दिक्कतें, लो कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें होंगी ही होंगी। क्योंकि अच्छा, सबसे भरोसेमंद आप देखें क्या है, सबसे भरोसेमंद लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति के नियम है सबसे भरोसेमंद। आप गाड़ी चलाते हैं, प्रकृति के नियम को, आप ग्रेविटेशनल फोर्सेस के रूल्स को, एक्सेलरेशन के रूल्स को वायलेट कर दीजिए, देखिए सड़क पे कैसे धड़ाम से गिरते हैं। फ्रिक्शन फोर्सेस को आप इग्नोर कर दीजिए, देखिए कैसे धड़ाम से गिरते हैं। कहीं भी जो नियम प्रकृति ने बना रखा है, आखिर क्या करता है मेडिकल साइंस? चिकित्सा विज्ञान का काम क्या है? चिकित्सा विज्ञान प्रकृति के नियमों पे ही तो खोज करता है कि मनुष्य के शरीर में, केमिस्ट्री किसी विलयन में, किसी सोल्यूशन में, एटम्स के, जो नेचर ने एटम्स के नेचर को डेवलप कर रखा है, उसी नेचर की तो पहचान पड़ताल करने की कोशिश करता है। गैसियस स्टेज के जो एटम्स हैं उसी की तो पहचान करते हैं। भौतिक विज्ञानों में पदार्थ के परस्पर संबंधों को भी डायग्नोस तो करते हैं। यानी कि इन एवरी वर्क ऑफ लाइफ, इन एवरी साइंस, एवरी डिसिप्लिन is required to understand law of nature. In the same fashion, here we are trying to understand the law of nature in ourselves. Our nature has set ourselves just to regulate our life and lead a very peaceful and happy life, blissful life. और जो हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में दुख का कारण कौन है? हमारे जीवन में दुख के कारण हम ही हैं, कोई और नहीं। इस बात को बड़े गहराई से समझना होगा। तो ये दुख न हो, इसी के कारण हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया को अपना रहे हैं और उन प्रकृति के नियमों को और जानकर अपने संबंधों की पड़ताल कर रहे हैं कि स्वयं, परिवार, समाज और प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में हमारा संबंध क्या है, ताकि हम एक राइट कंडक्ट, डेफिनेट कंडक्ट के माध्यम से उस संबंध का निर्वाह करें और सहजतापूर्वक आराम की जिंदगी गुजारें। तो इन सब पे बातचीत करने के बाद सेल्फ में, अपने अस्तित्व में सह अस्तित्व को हमने देखा कि हमारे अस्तित्व में, हमारे सह अस्तित्व हमारे शरीर का, और शरीर के साथ सह अस्तित्व हमारे आत्मा का। और जब फैलते हैं, इवाल्व करते हैं अपने आप, इस इन्वेस्टिगेशन के बाद, इस पड़ताल के बाद, इस खोज के बाद, जब और अपने आप को इवाल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि हम एक परिवार में जन्म लेते हैं और वहाँ भी जो मनुष्य हैं वो मेरे ही जैसे हैं। यह दृष्टि मिल जाती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन से, और जो मेरी आवश्यकता है वही उनकी आवश्यकता है, जो मेरे शरीर की आवश्यकता है वही उनके शरीर की आवश्यकता है, जो मेरे मन की आवश्यकता है वही उनके मन की आवश्यकता है। और परस्पर अंतर्क्रियात्मक संबंधों में इन्हीं संबंधों को ठीक से समझ के इसको पूर्ण करना जिम्मेदारी का भाव है। जिम्मेदारी के भाव में पूर्ण करना, और यही पूर्णता न कर पाने के नाते, यही बातें न समझ पाने के नाते जीवन में दुख तकलीफ बना हुआ। तो अब हम परिवार में, फैमिली में हार्मनी को समझेंगे। ये तीसरा मॉड्यूल है, एंड इन दिस थर्ड मॉड्यूल वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर हार्मनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी।
जो पूर्व पीठिका में अभी हमने बैकग्राउंड में जो चर्चाएं की पहले के लेक्चर्स की समेकित रूप से, उसी कड़ी में आगे स्वयं में व्यवस्था के बाद हम परिवार में व्यवस्था की चर्चा करेंगे। यानी अब तक हमने सेल्फ में एक आई में संबंधों की बात की, संबंध व्यवस्था की बात की, अब हम एक आई के दूसरे आई के साथ संबंधों की बातचीत करेंगे। अगर हम परिवार पे ध्यान दें तो परिवार एक लेबोरेटरी है, एक प्रयोगशाला है, जिस प्रयोगशाला में किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व खड़ा होगा, किसी की पर्सनैलिटी खड़ी होगी। हमें इसी को समझना है, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे खड़ा होता है। व्यक्ति पैदा होता है और उसके पास भाषा नहीं होती, संवेदनाएं होती हैं, भाषा नहीं होती, वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता। अलग अलग सांस्कृतिक जीवन में, अलग अलग संस्कृतियों में पैदा हुई माताएं अपनी संस्कृतियों के हिसाब से प्रेम, सहयोग, जितने भी भाव हैं, करुणा, केयर, परवाह, अफेक्शन, स्नेह, जितने भी भाव हैं, अभिव्यक्तियाँ करती हैं और उसको भी वैसे ही अभिव्यक्ति देना सिखाती हैं। धीरे धीरे हम अपने मौलिक जो भावनाएं हैं, जो हमारे फीलिंग्स हैं, इन फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करना सीखते हैं, इनकी अभिव्यक्ति सीखते हैं। और इस अवसर का फायदा उठाते हैं, परस्परता को समझते हैं, परस्परता में सुख भावनाओं को समझते हैं। अब हार्मनी इन द फैमिली के केस में हम संबंध को समझना है तो देखिए, we have to understand relations. First, harmony in the family. अर्थात परिवार में व्यवस्था। परिवार में व्यवस्था, हम बात कर रहे हैं परिवार में व्यवस्था। हार्मनी इन द फैमिली, हार्मनी इन द फैमिली में क्या होता है? रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप किसके बीच में? आई एंड आई, यानी एक सेल्फ और दूसरे सेल्फ के बीच में, एक आत्मा और दूसरे आत्मा के बीच में संबंध। नाना प्रकार की अंतर क्रियाएं, प्रकार की कनेक्शंस होते हैं। ये अंतरक्रिया किस की होती है? अंतरक्रिया भाव विचार की होती है। ये इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन ऑफ फीलिंग्स एंड यानी कि एक सेल्फ दूसरे सेल्फ के साथ, एक आई दूसरे आई के साथ अपनी भावाभिव्यक्ति करता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करता है। अब अगर आप मेहनत करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, मेहनत करिए तो आपको पता चलता है, मेहनत करिए तो आपको पता चलता है कि जो एक आई का दूसरे आई के साथ संबंध है, एक सेल्फ के साथ दूसरे सेल्फ के साथ जो संबंध है, ये रिलेशनशिप डेफिनेट रिलेशनशिप है, अनिश्चित नहीं है। और जो भाव हैं, ये भाव भी निश्चित हैं। ये बात तो हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन के माध्यम से ही देख लिया। अब हमको करना क्या होता है? उन भावों को, उन फीलिंग्स को वी हैव टू रिकॉग्नाइज, उसको हमें समझना है, जानना है उसको, वो कौन से भाव हैं, वो निश्चित कौन से भाव हैं। और हर व्यक्ति में, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज,
So here we will talk about universal human feelings, and these feelings are universally distributed by nature in each and every human being equally, सेम, कोई अंतर नहीं है इन भावों की, इतने निश्चित भाव हैं। तो इन्हीं भावों का आदान प्रदान हम एक संबंध से दूसरे संबंध में, एक आई और दूसरे आई के बीच में, तीसरे आई के बीच में, एक समूह दूसरे समूह के बीच में, इन्हीं भावों का आदान प्रदान करना है। और जो लोगों के बीच में संबंध प्रभावित होते हैं, ये इन भावों का आई और आई के बीच में इन भावों का ठीक से फुलफिल ना हो पाने के नाते, पूर्ण ना करने के नाते समस्या पैदा होती है। तो हमको ये जानना है कि समझना है कि देयर आर फीलिंग्स इन रिलेशनशिप। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर ऑलरेडी फीलिंग्स इन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर इनहेरेंट फीलिंग्स इन रिलेशनशिप। जो लोगों के बीच भाव है ना, ये भाव इनहेरेंट है, ऑलरेडी वो जन्मजात होते हैं, इनहेरेंट होते हैं। ये अलग से भाव आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, भाव आप कहीं से प्राप्त नहीं करते, फीलिंग्स कहीं से प्राप्त नहीं करते, फीलिंग्स आप में इंस्टीट्यूटेड होती हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिकॉग्नाइज। सो रिलेशनशिप इज ऑलरेडी देयर। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तो पहले से ही है, प्रकृति ने संबंध बना के भेजा। आपको करना क्या है, संबंध की पहचान करना। कुछ संबंधों की विशिष्ट पहचान हो जाती है, किसी को आप भाई कहते हैं, पत्नी कहते हैं, माँ कहते हैं, चाचा कहते हैं, चाची कहते हैं, प्रेमिका कहते हैं, विशिष्ट प्रकार के संबंध बनाते हैं। लेकिन जिनको ये सब नहीं कहते वो भी आपके संबंधी ही हैं। दुनिया का हर व्यक्ति आपसे संबंधित है, प्रकृति ने सबसे संबंध आपका बना के भेजा है। सो फर्स्ट देयर आर फीलिंग्स इन रिलेशनशिप एंड दीज फीलिंग्स आर डेफिनिट। ओके, यू कैन रिकॉग्नाइज दिस फीलिंग्स, इनकी पहचान आप कर सकते हैं, इन निश्चित फीलिंग्स की। यहाँ लिख देते हैं देयर इंटरेक्शन होता है, तो देयर आर फीलिंग्स इन रिलेशनशिप, ये मैंने लिखा ही है। देयर आर फीलिंग्स इन रिलेशनशिप and feelings are definite, and feelings are definite, ये तो भाव है, ये निश्चित है। and we can recognize those feelings and we can recognize those feelings। हम इन फीलिंग्स की पहचान कर सकते हैं, हम इन भावों की पहचान कर सकते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। These feelings are already there। अब करना क्या है कि इन फीलिंग्स को पहचान के और इनको संबंधों में निर्वाह करना, निभाना, इनको फुलफिल करके संबंधों का निर्वाह करना। तो जो बात हमको समझनी है वो ये है कि रिलेशनशिप इज़ अ रियलिटी, जो संबंध है वो एक वास्तविकता है। एंड रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन अस। रिलेशनशिप इज नॉट अ काइंड ऑफ एजम्पशन, ये कोई कल्पना नहीं है, ये मन गढ़ंत नहीं है, एजम्पशंस नहीं है, ये कोई इल्यूजन, कोई भ्रम भी नहीं है संबंध। और संबंध आप बनाते भी नहीं है, संबंध होता है, बस आपको पहचानना होता है संबंध। You have to diagnose that। अब आपको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है कि किसी भी व्यक्ति से आप अपने संबंध को ठीक ठीक पहचान पाएं। कुछ संबंधों को नाम दे देते हैं, कुछ संबंध अनाम रहते हैं, लेकिन संबंध होते हैं। कुछ संबंधों का से जीवन के विशेष परिप्रेक्ष्य में संबंधों का उपयोग करते हैं, ऐसा भी होता है। तो जो संबंध है आई और आई के बीच में, ये शुरू में
आपको तो ये लगता है जीवन में देखने के बाद कि एक शरीर और दूसरे शरीर का संबंध है, शारीरिक संबंध ही एक वास्तविकता है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जब आप एक्सप्लोरेशन करते हैं तो पता चलता है कि आई और बॉडी का संबंध नहीं, संबंध तो आई और आई का। एक आत्म, एक सेल्फ रिलेशनशिप किसका एडजस्ट करता है? रिलेशनशिप एडजस्ट करता है एक सेल्फ और दूसरे सेल्फ के बीच में, या एक आत्मा और दूसरे आत्मा के बीच में। संबंध यहाँ और ऑलरेडी इनबिल्ट है, ये आपके भीतर इंस्टीट्यूटेड है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। आपको केवल अपनी समझदारी का विकास करना है, इसके अलावा आपकी कोई और भूमिका नहीं है। In every relationship there are feelings between I and I, not body and body. In every relation, शरीर शरीर का संबंध नहीं है, आई और आई का संबंध होता है। आई ही तय करता है शरीर की क्रियाओं को, बॉडी डिसाइड नहीं कर सकती। ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लोर्ड इट, बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। इसमें हमने देखा है कि शरीर तो उपयोग करने के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट है। एक आई दूसरे आई के साथ संबद्ध होना चाहता है तो अपने शरीर का उपयोग कर देता है, लेकिन भावनाओं का संप्रेषण शरीर से नहीं होता, वो तो आत्मा और आत्मा के बीच में फीलिंग्स को एक्सचेंज करने से होता है। अगर कहीं आपको विविधता दिखाई देती है दुनिया में, तो ये सांस्कृतिक विविधताएं, विविधताएं अभिव्यक्ति की हैं, विविधताएं एक्सप्रेशन की हैं। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से तमाम भावनाओं को संप्रेषित किया जाता है। रिस्पेक्ट करता है किसी की, कोई हाथ जोड़ लेता है, कोई सिर हिला देता है, कोई पाँव छू लेता है। भाव तो सम्मान का ही व्यक्त कर रहा है। और ये सांस्कृतिक तत्व, एक कल्चरल एलिमेंट, चूँकि दुनिया में अलग अलग संस्कृतियाँ अलग अलग समय पर विकसित हुई हैं, अलग अलग जो संस्कृति को डिटरमिन करने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ की जियोग्राफी डिटरमाइन करती है, भूगोल डिपेंड करता है, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो चेतना का स्तर है, चेतना की जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर डिटरमाइन करता है। कल्चर कितना काम किया, कितनी पुरानी संस्कृति है, कितने पुराने लोग हैं, इस तरह के परिवेश में जी रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें संस्कृति के विकास को तय करती हैं और उसके विकास के स्तर को तय करती हैं। लेकिन अभिव्यक्ति के तरीके को अलग अलग संस्कृतियाँ तय कर सकती हैं। लेकिन जो आप मूल भावनाएं हैं, ये तो सबका एक है और वो इनबिल्ट है। ये मैं बात लगातार कर रहा हूँ। फीलिंग्स आर इनेट एंड इंट्रिंसिक टू रिलेशनशिप, दे आर नेचुरली देयर एंड आर टू बी अंडरस्टूड। ये ऑलरेडी पहले से वहाँ मौजूद है और इनको समझना है, इनको जानना है। इनको जाने बिना बात नहीं बनेगी। इसके बाद ये भी हमने आपको बताया कि फीलिंग्स आर डेफिनेट एंड दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, उनको पहचाना जा सकता है। और एक बार जब फीलिंग रिकॉग्नाइज हो गई, आपने पहचान लिया, देन यू हैव टू फुलफिल। आप एक बार संबंध पहचान लें, जैसे आप मनुष्य हैं, सड़क पे कोई आदमी जा रहा है और अचानक वो किसी से टक्कर खाया किसी कारण से और वो गिर गया, तो आपके मन में तुरंत क्या भाव आता है? उसको और जाके कूटने का भाव आता है। इस सहजता से ये भाव, कूटने का भाव किसी के मन में आ भी गया तो वो सहज भाव नहीं है, वो जरूर किसी कंडीशनिंग का परिणाम है, जरूर किसी दबाव प्रभाव का परिणाम है, किसी द्वारा उकसाए जाने का प्रभाव हो सकता है। सहज स्वीकृति तो यही है कि अगर गिर गया तो उसको जाके उठा दें, और ये आपके अंदर इनबिल्ट फीलिंग है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि केयर का भाव दूसरे मनुष्य के प्रति बड़ी सहजता से अपने आप आ जाता है कि उसको उठा दिया जाए, झाड़ा जाए, पोंछा जाए, गाड़ी पे बिठा दिया जाए, देखा जाए उसको चोट तो नहीं लगी, उसका उपचार हो जाए, ऐसा इंश्योर हो, वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। तो ये सब बातें तो हम लोग सोचते ही रहते हैं ना, आखिर ये सब बातें हम लोग सोचते रहते हैं। तो एक्सप्लोरेशन मदद करता है आपको अपने आप को पहचानने में, एक्सप्लोरेशन मदद करता है संबंधों को पहचानने में, एक्सप्लोरेशन मदद करता है संबंधों में भाव को पहचानने में, एक्सप्लोरेशन मदद करता है संबंधों में विचार को पहचानने में, अभ्यास करने में कि उन भाव विचारों को जो नैसर्गिक रूप से हमारे भीतर मौजूद हैं, इसको दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित किया जाए, दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया जाए। इवेल्युएट करिए, बार मूल्यांकन करिए कि जो फीलिंग आपने फुलफिल किया वो सफिशिएंट है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं और या आपका बच्चा भोजन कर रहा है
आपका रिश्तेदार भोजन कर रहा है और रिश्तेदार आए और आप कंडीशन टाइम भाई दरवाजे पे कोई आया तो भोजन कराना। सो मेनी टाइम्स सम पीपल फील बर्डन, तो जिसके प्रति बर्डन फील होता है तो उसको आप क्या करते हैं, जहाँ संबंध को आप नहीं पहचान पाते, नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते, नहीं अंडरस्टैंडिंग कर पाते जिस संबंध में, उस संबंध में आए चलो ठीक है, अच्छा कुर्सी दे दो, चारपाई दे दो, चलो ठीक है बैठे, पर बात तो आप करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्ते भी उनको कर लेते हैं, सम्मान भी कर देते हैं, थोड़ी देर और रुक गया तो आप उनको भोजन भी करा देते हैं, ठीक, और रुक गए तो रात को सोने की व्यवस्था कर देते हैं, और रुक गए तो सवेरे उनको फ्रेश होने की व्यवस्था कर देते हैं, आप परवाह करते हैं। लेकिन आप देखिए कोई आपका प्रिय आ गया, ससुराल से कोई आ गया, बहन के घर से कोई आ गया, नहीं करेंगे तो नाराज भी हो जाएगा, समझ को पहचानते में, जब मुन्ना आ गया, साला आ गया, क्या करते हैं, अरे भाई साला है और कैसे हो, क्या हो, आप पूछना शुरू कर देते हैं, फिर तुरंत उसको शानदार तरीके से आप बिठाते हैं, बेहतरीन चाय बनवाते हैं, यू आर केयरिंग हिज बॉडी, आपने उसको बिठाया ताकि शरीर को आराम मिले, आपने उनको पूछते हैं कि आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, क्या आप लेना पसंद करेंगे, उसके टेस्ट के साथ साथ उसके बॉडी क्या, अगर सामने वाले को लगता है कि नहीं उसकी बॉडी को कुछ नहीं चाहिए, कहता है नहीं हम कुछ लेंगे नहीं, ऑलरेडी हमारा पेट भरा हुआ है, ऑलरेडी हम पानी पिए हुए हैं, लेकिन उसको लगता है कि बॉडी से इंडिकेटर मिल रहा है कि हाँ भाई कुछ चाहिए, तो जो उसकी पसंद का होता है वो मांगता है, उसको लगता है कि जिससे उसको आनंद भी आएगा और उसके शरीर की आवश्यकता भी पूरी हो जाएगी, तो आप वो चीज़ें उपलब्ध कराते हैं उसको। कुछ लोग क्या करते हैं, पनीर बनवा देंगे टेस्ट के लिए, कुछ लोग मीट बनवा देंगे, जो पूड़ी सब्जी तरकारी, अपने संबंध को कैसे पहचान रहे हैं आप, उस हिसाब से आप फीलिंग शुरू कर देते हैं। राइट फुलफिलमेंट क्या है, राइट फुलफिलमेंट ये है कि सेल्फ आपका सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, दूसरे सेल्फ से संबंध को पहचाने तो जिम्मेदारी के भाव के साथ आए और जिम्मेदारी ले दूसरे सेल्फ के साथ, कि सही भाव के साथ, सही विचार के साथ उसके शरीर का ध्यान रखा जाए, जो नेचुरली एक्सेप्टेबल है उसको वही खिलाया जाए। अब कोई शुगर का पेशेंट है और बहुत प्यार में आप चीनी खिला दीजिए, निकल लेगा वो, निकल लेगा ना, शुगर हुआ है और उसको चीनी वाली चाय, अरे बहुत बढ़िया, एक दिन खाने से आप मर थोड़ी न जाएंगे, अरे आप चल देंगे सब हो जाएगा, यही करके खिला दीजिए, फिर देखिए तमाशा कैसे होता है, करते ही हैं लोग, तमाशा करते हैं, बाद में पता चलता है चक्कर खा गिर गए। ऐसे हालात, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। हम फीलिंग्स की बात करें, हमने कहा था कि फीलिंग्स आर डेफिनिट, सो लेट मी टेक द नेम ऑफ दोज फीलिंग्स। कौन कौन सी फीलिंग्स हैं जो एक आई और दूसरे आई के बीच में काम करती हैं, वो कौन कौन सी फीलिंग्स हैं एक आत्मा और दूसरे आत्मा के बीच में, जो निश्चित हैं, डेफिनिट हैं और जिनको हमको डायग्नोस करना है। The salient values in human relationship are as follows. There are some salient values and salient feelings. Let me take them in. Just like feeling of trust. आई और आई के बीच में खुद आप एक बार खुद सोचिए, ये जो दो व्यक्तियों के बीच में होता है वो विश्वास ऑलरेडी बिल्ड है, सहज है, और अगर विश्वास नहीं होगा तो आप यकीन मानिए आप किसी के साथ रहिए, आप सहजतापूर्वक नहीं रहेंगे, उतनी देर परेशान रहेंगे। आप अपने नेचुरल कंडीशन में तभी आएंगे जब सामने वाले पर विश्वास कर लेंगे, अगर आप उसके सामने करते हुए हैं, अदरवाइज संभव नहीं है। आप कभी चेक करके देखिए, या अगर सामने वाले पर ट्रस्ट आपको नहीं है, भरोसा आपको नहीं है, जब तक उसके सामने आप बैठे रहेंगे आप असहज कंडीशन में रहेंगे, अननेचुरल कंडीशन में रहेंगे, और दोनों व्यक्ति रहेंगे, जिसको निर्वाह करना है उसे भी और जिसके साथ निर्वाह होना है वो भी। दूसरा जो इनबिल्ट आपके भीतर ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड है आपके भीतर जो फीलिंग है वो क्या है, ट्रस्ट के बाद सम्मान करना, ये भी एक डेवलप्ड फीलिंग है। सम्मान प्रभावशाली कैसे पाया जाता है, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, ये भाव आपके भीतर पहले से मौजूद है, इसकी पहचान करके और दूसरों के साथ निर्वाह किए जाने की आवश्यकता है। बहुत सारे बैरियर है सम्मान करने के, बहुत सारे बैरियर समाज में बना रखे, जात पात धर्म
पद, ओहदा, क्वालिफिकेशन, जेंडर, क्या क्या, वेल्थ, पावर, क्या क्या आधार बना के रखे हैं। जबकि सम्मान एक सहज भाव है, एक प्राकृतिक नैसर्गिक भाव है, जिसके ऊपर व्यापक चर्चा हम आगे के वीडियोस में करेंगे। अभी तो हम जस्ट आप लोगों की लिस्ट किया फीलिंग्स व्हिच आर already instituted in ourselves. We have to recognize those definite feelings. So first feeling was I, and second one respect. So first one trust, second one respect, third is affection, स्नेह, स्नेह। चौथी फीलिंग है केयर, यानी कि दूसरे का ममत्व, ममता, ये उसका परवाह नहीं कर सकते। अभी हमने ऑलरेडी आपके सामने केयर का एग्जाम्पल दिया ही था, ममता का एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दिया ही था। केयर के बाद जिसकी केयर करते हैं उसको गाइड भी करते हैं, ये भी एक गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन। छठवां है रेफरेंस, श्रद्धा, श्रद्धा का भाव। इसको भी आगे ओपन करेंगे, ओपन करके हम समझने की कोशिश करेंगे। सातवां है ग्लोरी, एक व्यक्ति दूसरे के बीच में एक दूसरे की उपलब्धियों पे गौरव करता है। शहीद होता है कोई, अपने देश के लिए उसकी उपलब्धि होती है, दूसरे का एक बड़े समूह का जान बचाने के लिए विरोधी लोगों के समक्ष प्राण न्यौछावर करता है, तो गर्विता का भाव होता है और आप उसके लिए जय हो के नारे लगाते हैं। गर्विता के भाव से उसकी उपलब्धियों पर भर जाते हैं। तमाम ऐतिहासिक उपलब्धियाँ देशों की रहती है और अपने अतीत में जो लोग पैदा हुए और जिन्होंने काम किया, आप उनके समक्ष गौरव के भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। तो ग्लोरी ये ऑलरेडी एक इनबिल्ट फीलिंग है, ये सहजता से हमारे भीतर मौजूद है कि हम गर्विता के भाव से भर जाते हैं, बस हमको अपने इन भावों को पहचानने की जरूरत है। इसके बाद है ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता। कोई भी व्यक्ति आपको किसी प्रकार के सहयोग की जरूरत है, कोई भी व्यक्ति अगर आपकी मदद करता है तो कृतज्ञता के भाव की अभिव्यक्ति ये हमारे भीतर इंस्टीट्यूटेड है और हम कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी है, आपने बड़ा सहयोग किया मेरे साथ, अगर नहीं किया होता मैं बहुत परेशान हो जाता भाई साहब। ये भाव सहजता से आपके भीतर आता है, बस पहचानने की जरूरत होती है भाव, इसको राइट फीलिंग को संबंधों के साथ पहचानने की आवश्यकता होती है समय समय। कोई लोग कृतज्ञ नहीं पाए जाते हैं, उनके लिए कुछ कर दीजिए, वो संबंध को नहीं पहचानते, फीलिंग्स को नहीं पहचानते, कुछ भी कर दीजिए, वो थैंक यू भी नहीं बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, कोई प्रेज़वर्दी वर्ड्स, कोई कुछ बहुत अफेक्शनेट वर्ड्स गलती से भी नहीं बोलते, कृतज्ञ होते हैं ऐसे लोग। और कृतज्ञता का नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं, उसकी सहज व्यक्ति नहीं। इसके बाद एक अंतिम वैल्यू है, दैट इज लव। यही नैसर्गिक है और सबसे अंत में मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। लव, प्रेम। प्रेम भी आपके भीतर ये पहले से मौजूद है, प्रेम का जो भाव है ये पहले से मौजूद है। यू हैव टू डायग्नोस, यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। प्रेम को कहा गया है कि जो प्रेम है ये आधारभूत मूल्य है, ये कंप्लीट वैल्यू है, पूर्ण मूल्य है, यानी कि जितने मूल्य हैं सारे मूल्य इसमें समाहित हो जाते हैं, पूर्ण पूर्ण। और विश्वास में कहा गया कि ये सारे संबंधों का आधार है, आधारभूत मूल्य, ये सभी संबंधों का आधार है, जो भी संबंध मौजूद है।
प्रेम और विश्वास की, मैंने कहा था ना, प्रेम और विश्वास परस्पर बनाए रखना चाहिए। प्रेम और विश्वास के भीतर ही ये सारे मूल्य समाहित हो जाते हैं। इसको प्रेम को पूर्ण मूल्य कहा गया, विश्वास को आधार मूल्य कहा गया, बाकी सब इनके बीच में है। जब आप सारे मूल्यों का निर्वाह करते हैं तो अंत में जो मिलता है आपको, जो फीलिंग मिलती है, दैट फीलिंग इज वेल नोन एज लव। तो कोई आपसे कितना प्रेम करता है, प्रेम का करता है, प्रेम का निर्वाह करने की योग्यता किसके किसके भीतर है, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो इन मूल्यों का हमको संबंध में कितना फुलफिल करता है। तो जो सोचते हैं भाई, एक बातचीत तो होती है कि कोई किसी को कितना प्यार करता है, तो आपको कोई कितना प्यार करता है अगर ये डायग्नोस करना हो तो आप देख लीजिए ऊपर जो 9 मूल्य लिखे गए हैं, संबंध में इन 9 मूल्यों का निर्वाह कितना कर रहा है। हम ये नहीं कहेंगे होता नहीं है, सब मूल्य तो सारे है ही उसके भीतर। निर्वाह करने की बात है, निर्वाह भी वो तभी करेगा जब पहचानेगा, संबंधों में जब पहचानेगा तभी निर्वाह कर पाएगा, अन्यथा निर्वाह कर पाना संभव नहीं होगा। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो इस नाते संबंधों को पहचानने की ज़रूरत है और संबंधों को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, प्रॉपर तरीके से उसको इवेलुएट करने की भी आवश्यकता है। बिना इवेलुएट किए आप कंटिन्यूअस हैप्पीनेस को प्राप्त नहीं कर सकते, सुख की निरंतरता को प्राप्त नहीं कर सकते, वो संभव नहीं है। हार्मनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी के क्रम में हम लोग ये मानव मानव संबंध को परिवार में देख रहे थे, और हमने आपको बताया कि द फीलिंग्स इन रिलेशनशिप आर वैल्यूज इन रिलेशनशिप, संबंधों में यही मूल्य हैं जिस पे लंबी बातचीत हुई। एंड ऑल द फीलिंग्स आर ऑलरेडी विद इन यू, पहले से ही मौजूद हैं आपके भीतर, ये मोटी मोटा बात मैंने कहा। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज फीलिंग्स एंड फुलफिल दोज फीलिंग्स इन योर रिलेशनशिप। You have to make yourself continuously aware about these values, about these feelings, about these thoughts, so that you can fulfill in your relationship, just for the sake of continuity of happiness in relationship. Now you have to diagnose that, are you able to fulfill your feelings? क्या आपके अंदर योग्यता है? आप किसी की परवाह करना चाहते हैं तो आपको योग्य तो बनना पड़ेगा, बिना योग्य बने तो आप परवाह नहीं कर पाएंगे। किसी को खाना खिलाना चाहते हैं तो आपकी योग्यता इतनी विकसित करनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा भोजन आपके पास मौजूद हो कि आप सामने वाले को भोजन करवा पाएँ। अगर नहीं मौजूद होगा तो आप कहाँ से भोजन करवाएंगे, बताइए। इतनी उपलब्धि तो आपके पास होनी चाहिए, बिना इसके तो बात नहीं बनेगी। तो ये चीज़ें हैं, और इन तमाम जो भी बातें हुई आपसे, जो भी चर्चाएं हुई हैं, इन बातों को हम आगे बढ़ाएंगे, काफ़ी डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। जैसे ट्रस्ट किसको कहते हैं, क्या परिभाषा है इसकी, दो व्यक्तियों के संबंध में ट्रस्ट को कैसे परिभाषित करें, दो व्यक्तियों के बीच में सम्मान को कैसे समझा जाए, कब समझा जाए कि कोई व्यक्ति हमारा सम्मान कर रहा है और कब समझा जाए कि कोई हमारा व्यक्ति अपमान कर रहा है, यानी कि उसके अंदर सम्मान को समझने की क्षमता है कि नहीं है। इसको बहुत डिटेल में हम ओपन करेंगे आगे चल के आपसे। इसके बाद अफेक्शन को भी समझना होगा, स्नेह किसको कहते हैं। सामान्य तौर पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो हम करते ही रहते हैं, केयर, ममता। तो केयर, ममता कैसे होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। मार्गदर्शन, गाइडेंस किसको कहेंगे। रेफरेंस, श्रद्धा और विश्वास की चर्चा होती है। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, स्नेह, सम्मान की बातचीत होती है संबंधों में, और ये संबंधों में कितना जरूरी, कितना महत्वपूर्ण लगता है, हम आप ये सब बड़े आराम से जानते हैं। ग्रैटिट्यूड क्या है, कृतज्ञता के भाव जो है, इसमें किसकी साहस होती है। प्रेम का भाव है, प्रेम होता क्या है। सामान्य तौर पे लोग एक दूसरे के संबंधों में जो एक्साइटमेंट होता है, जो इन्फैचुएशन होता है, एक सामान्य आकर्षण होता है, इसी को लोग प्रेम समझ लेते हैं। कितनी सारी भ्रांतियाँ हैं, कितने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कितने सारे इल्यूजन हैं प्रेम को समझने में। तो इसको अपने लेवल पे खुद डायग्नोस करके समझने की ज़रूरत है। मैं जो कहूँगा, मैं पहले भी एक प्रस्ताव के रूप में आपसे कह ही चुका हूँ कि
whatever I am saying from here, that is only a proposal, and I will never try to convince you. You have to understand and you have to fulfill the things. आपको अपने आप में इन सब चीज़ों को समझना और निर्वाह करना, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। मैं प्रस्ताव के रूप में आपके समझ को बढ़ाने में थोड़ा बहुत आपके साथ सहयोग करना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरा मैं कुछ नहीं चाहता आपसे, बिल्कुल कुछ नहीं चाहता, बस आपके साथ सहयोग करना चाहता हूँ। मेरी इतनी ही भूमिका है। बिल्कुल आपको हमसे कन्विंस होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको एक्सप्लोर सब कुछ सेल्फ एक्सप्लोरेशन के माध्यम से समझना है, अपनी क्षमता का विकास करके समझने का मामला है, तो मेरी भूमिका सिर्फ आपको आपके क्षमता के विकास में सहयोग करने की है बस। चाहे वो भावों को समझने की बात हो, चाहे वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मामला हो, चाहे राइट अंडरस्टैंडिंग का मामला हो, चाहे रियलाइजेशन का मामला हो, तो ये सब हम इसमें आपको आपकी कॉम्पिटेंस को बढ़ा सकते हैं कि चलिए हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप ऐसे सोचिए, आप ऐसे सोचिए, आप ऐसे देखिए, वैसे देखिए, लेकिन करना तो आपको है। बिल्कुल आप मेरी किसी बात को मत मानिए, बिल्कुल किसी बात को हमारे मत मानिए। आप वही करिए जो आपका मन करता है, लेकिन अपने मन को पहले समझ लीजिए और फिर मन की करिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे लेक्चर में, पूरे वार्ता में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो में जुड़े रहने के लिए, और अगले लेक्चर में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम जो इन मूल्यों की चर्चा हुई है, इन मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस वीडियो, इन दिस लेक्चर।